गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 398th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत इंदुरकर वेल्थ मैनेजर, क्रिम्स हॉस्पिटल। अ बिग थैंक यू टू देम। My home partner is Siddhivinayak Infrastructure, Globus ITI Kamti, Tricos, the chocolate brand, Licksters, the ice cream brand, and of course Yuva Foundation and Joshi Security Systems. Also a big thank you to Servicing Wala. बहरहाल आज एक ऐसे नेता से, एक ऐसे भाई से, एक ऐसे बड़े भाई से मैं बात करने वाला हूँ जो मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक इंस्पिरेशन नहीं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जो काम जब करते हैं पूरी दबंगता से काम करते हैं, बोलते हैं तो दबंगता से बोलते हैं। एंड अबव ऑल मुझे ऐसा लगता है कि 1947 के पहले भारत की आज़ादी में इनका कोई रोल रहा होगा। इनका ये दूसरा जन्म है, कोई रोल रहा होगा, क्योंकि उस समय भी ये अग्रेसिव से बात करते थे वो जो ये चाहते थे करने के लिए, और आज भी ये वही बात करते हैं जो लोगों को दिल को भाती है। लेकिन ऐसी भी कुछ बातें हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती है। शायद इसी का विश्लेषण आज खुद अपनी बात पर करेंगे आदरणीय श्री बंटी शेल्के। बंटी भैया नमस्कार। जी भैया नमस्कार। कैसे बंटी भैया? मैं एकदम बढ़िया भैया, सब बढ़िया। लेकिन पूरी दुनिया जानना चाहती है बंटी शेल्के को गुस्सा क्यों आता है, और ये मैं 300 एपिसोड पहले पूछना चाहता था, लेकिन किसी कारण हम इंटरव्यू कर नहीं पाए थे। जी आज 300 एपिसोड बाद, मतलब 398th एपिसोड में आज आप ये बताएंगे कि आपको गुस्सा क्यों आता है। नहीं, गुस्सा जो है भैया, गुस्सा तो नहीं आता है, बस यही है कि जिस प्रकार से महानगर पालिका का जो प्रशासन है, महानगर पालिका का जो शासन है, वो शासन की अनिव्यवस्थाओं को देखते हुए, जिस तरीके से एक आप देख सकते हो कि किसी भी प्रकार से जो है नागपुर में कोई भी आंदोलन अगर किया होगा या गुस्सा जब भी आया होगा, तो गुस्सा या ना और कुछ गलत लफ्जों का भी इस्तेमाल करना, अगर समझ लो कुछ गलत लफ्जों के इस्तेमाल से अगर समझ लीजिए नागपुर की परिस्थिति अगर सुधर सकती होगी, और कुंभकर्णी नींद में सोई हुई अगर समझ लीजिए सरकार हो, महानगर पालिका हो, ये अगर इनको जाग खड़े अगर ये होते होंगे तो गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए। ये आपके सवाल का मुझे ऐसा लगता है कि ये उत्तर है, आप मेरे भाई हो, लेकिन गुस्सा जो है, गुस्सा आना मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा ये तो आना ही चाहिए, गुस्सा आना जायज़ है। क्योंकि महानगर पालिका के माध्यम से अगर समझ लीजिए इस प्रकार से आप देखते होंगे कि अभी ये कोरोना के काल में भी, ये अप्रैल में जब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा त्राही अगर कहीं पर अगर मची होगी तो ये नागपुर में मची थी। आपको अगर पता है कि जिस प्रकार से त्राही जो मची थी, कहीं पर वेंटिलेटर नहीं थे, कहीं पर बेड नहीं थे, कहीं पर ऑक्सीजन जो था ऑक्सीजन नहीं थे, और निजी अस्पतालों के साथ में अगर अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा जैसी जो अधिकारी है, ये अधिकारियों की कहीं ना कहीं पर साठगांठ अगर रहती होगी, और हजारों नागपुर वासियों की जान जो है इनकी गलत अनव्यवस्था की वजह से, इन्होंने जो व्यवस्था नहीं कर पाए उसके वजह से अगर समझ लो जान अगर गई होगी। आज ही पेपर में आया, सभी पेपर में आया हुआ है, आज 14 मई सकाल पेपर में, आज सुबह उठते ही मैंने बाथरूम जाने के पहले जब मैंने पेपर पढ़ा तो उसमें मैंने ये देखा कि इतने सालों से हम लोग जो है 10% भी नागपुर के वासियों को हम लोग महानगर पालिका के अस्पतालों में हम लोग एडमिट नहीं कर पाए, और महानगर पालिका 10% मरीजों का भी ध्यान नहीं रख सकी। यह सकाल पेपर में जो आया हुआ है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि गुस्सा जो है, गुस्सा ये तो है, गुस्सा आना चाहिए। अगर गुस्सा अगर समझ लीजिए नहीं आया तो गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि कहीं ना कहीं पर मुझे ऐसा लगता है, और बाकी भी लोगों को पता होगा कि मेरा बाकी लोगों जैसी काम नहीं है, यानी बाकी लोग जहाँ तक करते नहीं करते मुझे पता नहीं, और बाकी जैसी लोगों की जैसा यानी कि टेबल के नीचे से ले लेना और शांत रहना, वो मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव गुण नहीं है, और मुझे वो पटता भी नहीं है। क्योंकि मेरे पिताजी बाबा शेल्के जी से सिर्फ यही एक चीज़ मैं सीखा हूँ कि ईमानदारी से अपना काम करते रहो। और जिस तरीके से उन्होंने भी घंटानाथ जो संगठन जो चलाया था, और घंटानाथ के माध्यम से वो उन्होंने जगह जगह पर घंटा बजाकर जो सोए हुए अधिकारी को उन्होंने जो जगाया था, वही काम मुझे ऐसा लगता है कि बस ये खून से ये गुस्सा आया हुआ है। कहाँ पर कमी रह गई बंटी भैया, कहाँ कमी रह गई ये पूरे के पूरे कोरोना वायरस के काल में? कहाँ कमी रह गई कि बेड्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, इंजेक्शंस नहीं थे, नागपुर का एक आम नागरिक गली गली घूम रहा था, तकलीफ में घूम रहा था, कहाँ कमी रह गई? भैया मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कमी यानी ये है कि कमी मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, देखो मैं भले ही कांग्रेस का नगर सेवक हूँ, मैं भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ, मेरे आदरणीय नेता राहुल जी गांधी है, लेकिन त्यागमूर्ति सोनिया जी गांधी, इन्होंने भी कहा था कि बहुत बेहतरीन तरीके से काम किसी के अगर मंत्रालय में अगर हुआ होगा तो सम्माननीय जो नागपुर के सांसद है नितिन गडकरी जी के माध्यम से हुआ है। यानी आप शब्दों का मेरा विश्लेषण सुनिए कि मेरे नेता राहुल जी गांधी है, लेकिन सोनिया जी ने भी कहा था कि त्यागमूर्ति सोनिया जी गांधी जी ने कहा था कि सबसे बेहतरीन काम मंत्रालय में अगर किसी का है तो नागपुर के जो सांसद है, नागपुर के लोकप्रिय नेता है जो नितिन गडकरी जी, इनका हमारी नेता ने कहा था, मेरी नेता ने कहा था।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आरोप प्रत्यारोप करने का ये समय नहीं है। सन्मान त्यागमूर्ति सोनिया जी गांधी कहिए या बाकी के भी नेता कहिए, वो लोग कहीं पर भी आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे, और जो लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि ये समय नहीं था आरोप प्रत्यारोप करने का। और मैं एज अ कांग्रेस नगर सेवक बाद में एज अ नगर सेवक, एज अ जनता के बीच में काम करने वाले, आप ही के माध्यम से आपने बताया हुआ एक वर्कर जी, और कोई नेता नहीं हूँ, जैसा आपने पहले भी कहा कि नेता नहीं, नेता बिल्कुल नहीं हूँ, वर्कर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और ये कोरोना के काल में सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, नगर सेवक सामाजिक कार्यकर्ता, कोई कांग्रेस का ये नहीं हूँ। तो बस इतना ही है राज भैया कि उसमें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनकी जो आपस की जो न्यूटन्स का फोर्थ लॉ था ना, एवरी एक्शन हैज देयर एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बस वही चीजें जो है, अगर सेंट्रल से कुछ आई तो अपोजिट रिएक्शन स्टेट से हो गया, स्टेट से कुछ गया तो अपोजिट रिएक्शन सेंट्रल से हो गया। तो ये सारी चीजों के बीच में मुझे कहीं ना कहीं पर लगता है कि लोगों की जान ये चीजों के ऊपर से गई है। और महानगर पालिका सबसे मुख्य तौर पे महानगर पालिका के माध्यम से प्रशासन ने जिस प्रकार से अगर काम किया है, उसकी वजह से हजारों लोगों की, नागपुर वासियों की जान गई है। उसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई होगा, एक शर्मा जैसे अच्छे सरनेम को बदनाम करके, शर्मसार करके, जिनका नाम शर्मा है, ऐसे जलज शर्मा की वजह से हजारों नागपुर वासियों की जान गई है। इसलिए मुझे गुस्सा आता है और आने वाले समय में और आएगा। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, आप बार बार उनका नाम ले रहे हैं, क्या आपके पास ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये प्रूव करते हैं? भैया एविडेंस नहीं बंटी भैया, आप जब किसी पे एलिगेशन लगा रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं एक प्रमाण होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ है ऐसा? सारे एलिगेशन है, बिल्कुल ज्यादा एलिगेशन है। उस दिन जब बात करते वक्त, मैं 7वां दिन जब मेरा अनशन का था, तो 6वें दिन मुझे जलज शर्मा जी जो है उनको निरंतर मैं 2 महीने से कॉल कर रहा था, 2 महीने से। और मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक बोलिए, बीएसपी के नगर सेवक बोलिए, सेना के नगर सेवक बोलिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस की नगर सेविका दीदी बोलिए, मुझे ऐसा लगता है आपने उनसे भी जाकर पूछना चाहिए कि जलज शर्मा जी ने उनके कॉल उठाए क्या। 23 तारीख से निरंतर उनको कॉल करने के बाद में जब उनको कहा गया कि भैया ऑडिटर्स जो है, हम पिछले 50 दिनों से निरंतर जब मेडिकल और मेयो में हम लोग जब काम कर रहे थे, तो हमको निजी अस्पतालों से भी जो मरीज है, जो लूटने वाले जो निजी डॉक्टर है, उनके माध्यम से और अस्पतालों के माध्यम से जिनको लूटा गया, ऐसी मरीजों के भी हमको कॉल है, उनके रिश्तेदारों के हमको कॉल आए। और कॉल आने के बाद में वहां पर अगर समझ लो हमारे #नागपुर एसओएस के माध्यम से साथी जो पिछले 50, आज 51वें दिन है, निरंतर जो काम कर रहे हैं, वहां पर जाने के बाद में ऑडिटर गायब। किसको पूछने वाले हैं? किसको पूछेंगे? आयुक्त को पूछा तो आयुक्त तो कहता है कि अतिरिक्त आयुक्त को पूछो, और अतिरिक्त आयुक्त को पूछने के बाद में अतिरिक्त आयुक्त जो अतिरिक्त आयुक्त वहां पर कोई उसकी जवाबदेही नहीं है। और अतिरिक्त आयुक्त को जब हमने कहा, तो जब हमने अनशन जब रखा, तो दूसरे दिन ही उन्होंने मुझे अनशन स्थगित करने के लिए एक पत्र उन्होंने मुझे भेजा। दूसरे दिन जैसा अशोक पाटिल जी ने वो पत्र लाया, वैसा वो पत्र मैंने फाड़ के फेंक दिया। बोला इसका एक आधा टुकड़ा आयुक्त को दो, आधा टुकड़ा अतिरिक्त आयुक्त को दो, ठीक है। और जलज शर्मा जी ने, उनको मैंने जब फोन नहीं उठाया तो मैंने मैसेज भी किया उनको कि आप जो हो, आप कोई टाटा बिरला की औलाद नहीं हो। जलज शर्मा जी, ये नागपुर के टैक्स पेयर्स है, नागपुर के हर जनता का आपने फोन रिसीव करना चाहिए। ये नागपुर के टैक्स पेयर्स है, ये टैक्स पेयर के माध्यम से जो जनता आपको टैक्स पे करती है महानगर पालिका को, वो माध्यम से आपका और आपके घर वालों का पेट भर रहा है। और आप चांदी का चम्मच लेकर, मुंह पर चांदी का चम्मच लेकर आप पैदा हुए होंगे, लेकिन नागपुर की जो जनता, जो करदाता जो जनता है, ये करदाता जनता के माध्यम से जो कर दिया जाता है, वो कर के माध्यम से आपको जो भी पैसा मिलता है, तो आपको अपनी पूरी सेवा यहाँ पर देना चाहिए। ये पैंडेमिक के इसमें अगर समझ लीजिए पीएम बोलो, सीएम बोलो, जो भी लोग होंगे, अगर वो सीएम कहिए, वो दिन रात अगर सीएम अगर काम कर सकते हैं, तो ये महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त अधिकारी ये क्यों नहीं कर सकता? तो ये फोन रिसीव नहीं कर रहे। ऑडिटर के साथ में इनकी पूरी की पूरी साठगांठ है। हर आपका अखबार उठा के देख लीजिए। और माजी जो महापौर थे हमारे यहाँ के, संदीप जी जोशी, जिनके माध्यम से उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि पूरी की पूरी गलती अगर किसी की होगी तो जलज शर्मा की है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अधिकारी प्रूफ तो भी ये छोड़ता नहीं है। कोई अधिकारी प्रूफ छोड़ता है क्या? अगर कोई अधिकारी ने प्रूफ अगर छोड़ दिया होता, तो ये नागपुर के लोग हैं, इन्होंने भर चौराहे पे इनको फांसी तक दे दी होती, अगर कोई प्रूफ अगर मिला होता तो। क्योंकि ऐसी परिस्थिति थी, ऐसी परिस्थिति आपको मालूम होगा कि 100 साल में, किसी भी प्रकार के 100 साल में अगर समझ लो कोई ऐसी त्रासदी जब आती है, अप्रैल 2021, लोग कभी भूलेंगे नहीं। महानगर पालिका के अधिकारी आप खड़े नहीं थे, ये #नागपुर एसओएस के साथी खड़े थे, ये नागपुर एसओएस के साथी खड़े थे। इसलिए आपने जिस प्रकार से पूछा कि कोई प्रूफ है क्या, भैया प्रूफ रहता किसका है? मतलब अधिकारी कोई प्रूफ छोड़ता है क्या? फोन नहीं, ये हाईएस्ट लेवल के अधिकारी है, ये कोई साइन, कोई कलम में कुछ लिखकर कहीं पर फंसेंगे क्या? ये आपको भी समझता है, नागपुर वासियों को भी समझता है, देशवासियों को समझता है और सभी को समझता है। लेकिन बंटी भैया, फोन न उठाना ये कोई किस्म का एविडेंस? भैया फोन न उठाना नहीं, उन्होंने अगर समझ लो जब मुझे 4थे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन जब उनका मुझे कॉल आया, मैं अनशन पे था, मुझे कहा कि बंटी जी आप आकर मिलिए। मैंने बोला आपसे मैं क्यों मिलूं, आप आओ मेरे अनशन स्थल पे, आप क्यों नहीं मिल रहे हो, है ना, जलज शर्मा जी को। तो उनका यही कहना था कि जब
कोई अस्पताल आप आइए, मैं वहां पर चौकसी कर रहा हूँ, कार्रवाई मेरी चालू है रेडियंस के ऊपर में जी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो अनशन पर हूँ, आप आइए। तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा कि मैं एक 5 लोगों का शिष्टमंडल आपके पास में भेजता हूँ। मैंने एडवोकेट अभय रणदीवे, एडवोकेट प्रियांक पवार, मैंने इरफान काजी, मैंने एक अपना हेमंत कातुरे और उसके बाद में मेरा नयन तरवटकर, ऐसी 5 लोग जो है उनके यहाँ पर मैंने भेजा। ये 6वें दिन जब मैं अनशन पे बैठा था, सुबह 10:30 बजे का समय दिया था, 11:15 बजे मिलने आए। 11:15 बजे 5 लोगों के शिष्टमंडल से वो मिले और मिलने के बाद में रेडियंस की कार्रवाई तो छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ उनका ये कहना था कि जब एलेक्सिस और वोकाट जैसी भी अस्पताल, जब कोई मरीज जिसका सिटी स्कोर 20-22 हो जाता वो नहीं बोलते हैं, तब रेडियंस वाले को मैं फोन करता था। रेडियंस वाला तुरंत में, पुरोहित जो डॉक्टर है वो तुरंत में कहता था हाँ शर्मा जी भेज दो, मैं यहाँ पर एडमिट कर लूंगा। कौन कहता था? रेडियंस वाले। इनके शब्द गए किस लिए थे कि आप रेडियंस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? बैठा किस लिए था अनशन पे? कि रेडियंस को सील करो। मुझे पता है पेंडेमिक में कोई भी अस्पताल सील होता नहीं जी, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें भी है कि वो माध्यम से जो है बाकी आप चीजें वहां से कोविड सेंटर आप हटा सकते हो, बाकी और चीजें हैं वहां पर। आप देखिए वहां पर एम्बुलेंस घूमने वाली है क्या? फायर ब्रिगेड की गाड़ी घूमती है क्या? महानगर पालिका के नियम और निकष जो अस्पतालों के लिए जो बने हुए वो उसका पालन करते हुए रेडियंस अस्पताल वहां पर बना हुआ है क्या? और आप देखिए वहां पर डेथ का रेशियो कितना है। वहां पर आप एक देखिए कि एक 61 साल का बुजुर्ग रहता है, उसका बच्चा अगर समझ लो वहां पर डॉक्टर दीपिका पुरोहित जी इनसे मिलने अगर जाता है तो डॉक्टर दीपिका पुरोहित जी का कहना रहता है कि आप 4.5 लाख रुपए भरो, नहीं तो आपका मैं मास्क निकाल दूंगी। ये किसका कहना है? रेडियंस अस्पताल वालों का। उसके बाद में एक मनोज सोमकुवर करके एक पेशेंट था, वो था टेकानागर शेंडे नगर का। उनका ये कहना था कि भैया हमारी बॉडी है 7 बजे सुबह क्या बोलते हैं एक्सपायर्ड हुआ, ऐसा इनका कहना था। हम 1 बजे मैंने महानगर पालिका के माध्यम से अंतिम संस्कार की गाड़ी वहां पर भेजी, बॉडी दी नहीं। क्यों? तो पैसे भर दे 2.5 लाख रुपए। लड़का कितने साल का था? 38 साल का। ठीक है। रात में 11 बजे फिर प्रेशर आने के बाद में प्रेशर आया, उसके बाद में कहते कि बॉडी अभी लेके जाओ। रात में 11 बजे बॉडी लेकर जाने वाले, यानी वो घर के लोगों के ऊपर में क्या बीता। दीपक वर्मा जी, रेडियंस अस्पताल, ये पूरी लिखित में एप्लीकेशन है, उसके बावजूद जलज शर्मा जी के माध्यम से कोई कार्रवाई हुई क्यों नहीं? आप प्रूफ चाहिए, ये प्रूफ है क्यों कार्रवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन है, उनको मेल किया है, महानगर पालिका को मेल किया, सीएमओ महाराष्ट्र को मेल किया हुआ है, आयुक्त जी को मेल किया हुआ है, महानगर पालिका की साइट पे मेल किया हुआ है, हार्ड कॉपी उनके पास में दी है। उनको कहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो देखते होंगे, ज्यादा तो उम्र है ही नहीं उनकी, है ना, तो सोशल मीडिया भी जलज शर्मा जी देखते होंगे, तो उन्होंने क्यों वो एप्लीकेशन बुलाई नहीं खुद से, हमको क्यों उनको देना पड़ा? तो ये सारे जो सवाल है, सारे सवाल जलज शर्मा जी से जिस दिन मैं अनशन से उठा, उस दिन महानगर पालिका के परिसर में जब पूछने गया था, तो वो तो IAS लेवल के ऑफिसर है, अतिरिक्त आयुक्त है, उन्हें तो हर सवाल का जवाब देना चाहिए, लेकिन क्यों भागे? वो भागना ये प्रूफ है कि जलज शर्मा चोर है। मुझे एक चीज़ बताइए, इस वक्त आप देखा जाए तो ये बात किसी से छुपी नहीं है बंटी भैया कि आप कांग्रेस के बहुत लाडले नेता हैं, पर अभी समाज सेवक हैं। मैं आपका रोल समझ रहा हूँ, बिल्कुल रोल समझ रहा हूँ, लेकिन देखा जाए तो ये भी कोई मानने से पीछे नहीं हट सकता कि इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार। आप कांग्रेस के सबसे लाडले युवा नेता हैं। आप जो काम करते हैं, कांग्रेस खुद इस बात को सराहती है। श्री नाना पटोले जी खुद आए थे आपका साथ देने के लिए नागपुर महानगर पालिका। वो भी आकर आपको यही कह रहे थे कि इस पर कार्रवाई हो गई, हम इस पर कोई ना कोई निर्देश जारी करेंगे। तो जब एक IAS को या एक ऑफिसर को हटाने की जब बात आती है, और जब आपके पास आपके CM खुद के हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर इतना गलत काम उन्होंने किया तो वो हटे क्यों नहीं अभी तक? भैया थोड़ा पीछे हो जाओ। भैया देखिए, मैंने आपको सबसे पहले यही कहा था, जिस प्रकार से आपने ये सवाल अगर पूछा, तो ये सवाल देने के बाद में क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि #नागपुर SOS के साथ ही काम कर रहे हैं। लेकिन इन सवालों का अगर जवाब देने के बाद में फिर से क्या हो जाएगा, कांग्रेस भाजपा ये दो चीजें जो केंद्र सरकार राज्य सरकार जो करती थी, वही चीजें नागपुर में फिर से चालू हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये पैंडेमिक में इसमें इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करना फिर से हमने शुरू करना चाहिए। इन सवालों का जवाब अगर मैं आपको देता हूँ, तो मैं आपने जो सवाल आपने जो पूछे हुए, तो कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि यही तो एक दुर्भाग्य है हमारे देश का। अगर समझ लो जो काम अगर शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं पर आपने अच्छाई के लिए सवाल पूछा, आपने कहा कि आपकी सरकार है, ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी सरकार है, लेकिन आज मैं एज ए समाज सेवक यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ, और मैं मैंने आपको कहा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के चक्कर में जो ये सारी चीजें हुई है, रेडीमिसियर की लड़ाई, टॉस्टली की लड़ाई, ऑक्सीजन की लड़ाई, जो भी कुछ होगा। और रही बात तुकाराम मुंडे जी जैसा अधिकारी की अगर बात की, तो मैं पहले दिन से मांग कर रहा हूँ कि तुकाराम मुंडे जी को जब उनको यहाँ से बाहर भी भेज रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और मेरे साथी और मेरा एक साथी मेरा नगर सेवक, हम ही लोग थे कि जिन्होंने तुकाराम मुंडे जी को यहाँ पर रहना चाहिए, ऐसा हमारा कहना था कि जो न होता तुका, जो न होता मुका, तो आए तुका।
और रही बात, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने माजी महापौर जी का उल्लेख यहाँ पर किया था कि उनके माध्यम से भी निजी अस्पतालों के विरोध में बहुत अच्छा काम चालू है, लुटेरू निजी अस्पताल जिनका नाम संदीप जोशी जी है। तो ये नागपुर के वासियों से बात छुपी नहीं है। जो प्रश्न आपने जो पूछा फिर से वही चीज हो जाएगी, आरोप प्रत्यारोप करना। नहीं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ, आपका एक्सक्लूसिव है, आप बात तो कह सकते हैं ना, लोगों तक बिल्कुल। बात देखिए, पहुंचना क्यों नहीं जरूरी है? बात कैसी है कि सभी को पता है कि तुकाराम मुंडे जी को किसने भगाया था। किसने भगाया? एक बहुत बड़े जो भी कुछ होंगे उन्होंने फिर प्रेशर लाया, 3-4-5 लोग जो है, ये 3-4-5 लोगों ने प्रेशर बनाया। प्रेशर बनाने के बाद में जो राज्य है, सरकार तो आपकी है ना, राज्य सरकार भले भी है, लेकिन राज्य सरकार रहने के बाद में देखिए, जब कोई अच्छा काम जब होता ना, जब कोई अच्छा काम जब होता है, जब अच्छी पहल जब करनी पड़ती है, तब सरकारों में आपस में भेद होता है जी। और जब समझ लो कोई अगर बुरी चीज और अच्छे काम में अड़ंगना अगर डालना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि सरकारें मेल खा लेती है। आप बात को समझिए, बात के गहराई को समझिए। अगर शहर के अंदर अगर समझ लो कोई अगर बड़ा अधिकारी अगर अच्छा काम करने की मंशा अगर रखता है और मंशा रखने के बाद में अगर अच्छा काम अगर करता है, तो तब सरकारें एक हो जाती है उसको भगाने के लिए। आप बात को समझिए। और जब वही आदमी अगर चमचेगिरी करता है जिस तरीके से अभी के आयुक्त है, तब सरकारें कुछ नहीं कहती, फिर ऊपर की रहो या यहाँ की रहो, फिर वो सरकारें एक हो जाती है कि नहीं ये बढ़िया काम चालू है, इसका ये अपनी सुन रहा है। बात कहना क्या है, पेंडेमिक है, विशेषाधिकार है, और ऐसे रहने के बाद में 155 नगर सेवक नागपुर महानगर पालिका में है, 151 नगर सेवक बाकी कोऑप में, 6 विधायक है, बाकी की विधायक एमएलसी है, 20-22 वो हो गए, 55 वो हो गए, 155, 177 हो गए, सांसद है, ये है, यानी 180 कितने हो गए, 180। फिर छुटुक पुटुक सामाजिक संगठन के लोग अलग रहते हो गए 250-300। हर एक का फोन अगर समझ लो उठा लिया, हाँ, दिन में घंटे कितने, 24 मिनट कितने हो गए, 3600 जो भी होते होंगे। तो मुझे एक चीज बताइए, वो जो अधिकारी है, वो जो आयुक्त है, वो आयुक्त की जो पीठासीन जो इतना बड़ा जो अधिकारी है, वो अधिकारी अगर समझ लीजिए विशेषाधिकार उनके पास में अगर दिया होगा, डिसीजन मेकिंग ऐसे समय में सिर्फ एक के हाथ में रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। भले ही हमारे नगर सेवक जो साथी है वो साथी जमीन लेवल पर जबरदस्त काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुकाराम मुंडे जी जो है, वो जो लोगों ने भगाया होगा, वो लोगों को भी आज कहीं ना कहीं पर समझ में आता है कि इतने नागपुर, हजारों नागपुर वासियों की जान गई है। वो लोग सही में तकिए के नीचे सर रखकर वो लोग अपने आंसू, वो घड़ियाले आंसू नहीं, सही में सही मायने के आंसू उनके निकलते होंगे कि एक अच्छे आदमी को हमने भगाया था, क्योंकि वही एक चेहरा था तुकाराम मुंडे। वो चेहरे के वजह से, जैसा इसके बाद में मुझे पता है कि आप इस प्रश्न पे आने वाले हो, कि इतने बड़े बड़े जो व्यवसायिक है, ये बड़े बड़े एक आधा जो व्यवसायिक है जो 180 लोग अपने कमरे में रखता है और वहां पर कपड़े अगर बेचता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर उसने हिम्मत भी नहीं की होती। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि अगर आपके हिसाब से जो आयुक्त हैं एनएमसी के, वो अगर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो अपनी जगह पे क्यों? सवाल का जवाब इतना स्पष्ट रूप से सुनिए ना, इतने स्पष्ट रूप से मैंने आपको दिया कि भैया अच्छा काम जब भी कुछ होता है जी, एक आधे अधिकारी के माध्यम से, अधिकारी का नाम बनता है कि नहीं यार ये अधिकारी है, चंद्रशेखर जी थे, है ना जी, फिर मुंडे जी थे, है ना, एक आधा अधिकारी अच्छा अगर काम करता है तो उसको भगाने के लिए कोई भी ऊपर नीचे की सरकार एक हो जाती है। और कोई अधिकारी अगर समझ लो बुरा अगर काम करता है, नेताओं के तलवे अगर चाटता है, तो सरकारें तब, ये स्पष्ट रूप से उत्तर है मुझे ऐसा मतलब आपका ये बोलना है कि शहर और शहर के वासी अलग रह गया, मतलब नेता और ऑफिसर्स की साठगांठ अलग हो गई। बिल्कुल 100%। ठीक, अब आप मेरे को बताइए कि रेडियंस पे क्या कार्रवाई हुई अब तक आपके हिसाब से, और क्या होनी चाहिए? कल अखबारों के माध्यम से आपने अगर देखा भी होगा कि अखबारों के माध्यम से हमारी एक ये था, भैया आराम से, भैया थोड़ा मास्क लगाओ, भैया मास्क लगाओ, भैया मास्क लगाइए, मास्क, नयन, आयुष, आकाश भाई गैप रखो, गैप रखिए, गैप, इनको सैनिटाइज करो। काका को इधर लाओ, आइए, इनको नवेद, इनको ये दो, बुजुर्ग लोगों की लाइन अलग लगाओ, महिलाओं को डायरेक्ट भेजो, लाइन अलग। तो अपना हाँ क्या ये क्या था? मैंने ये बोल रहा था कि अगर आयुक्त अच्छा काम नहीं कर रहे तो राज्य सरकार ने उनको हटाया क्यों नहीं? भैया अभी देखिए कैसा है कि ये सारी जो चीज़ें, ये सारी करते करते, यानी आपको मेरी पूरी तरीके से बैंड बजानी है ना, सुनिए तो आप बजाओ बैंड, कोई दिक्कत नहीं है, बैंड क्या सभी लोग बजाते रहते हैं, और आपने भी अगर बजाई तो कोई फर्क पड़ता नहीं। मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ कि जो अच्छे तरीके से जो काम जो शुरू है, तो आयुक्त तो भले ही मैं अगर मुंडे जी को वापस लाने की अगर बात अगर कहता हूँ, तो मैं किसके विरोध में बात कर रहा हूँ? सरकार के विरोध। बिल्कुल, यानी एक लाइन में अगर समझ लो, अगर ये प्रश्न का अगर उत्तर अगर मिलता है, तो अगर समझ लीजिए मुंडे जी को यहाँ से जब हटाया गया था, तो किसने हटाया था, किसके प्रेशर से हटाया गया था? आप बताइए, आप मुझे उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही बात। नहीं, आप उत्तर तो दीजिए। नहीं, आप बात आप पहले उत्तर तो दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऑफिसर की जो नियुक्ति होती है या उनका तबादला होता है, ये सरकार करती है। मेरे वो बोलने का मतलब नहीं है, देखिए आप मेरे से परम सम्मानीय है, आप जो है मेरे बड़े भाई है, आप जो है आपका अनुभव ज्यादा है, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है। आप मुझे बताओ कि मैंने तो बोला, मैंने एक्सेप्ट किया
कि भैया मुंडे जी को जो है, मुंडे जी को मुझे वापस अगर लाना है नागपुर वासियों के लिए, और नागपुर चाहती है कि मुंडे जी को वापस लाओ, नागपुर की जनता का आवाज अगर मैं राज्य शासन की तरफ में अगर करता हूँ तो मैं सीधा सीधा सरकार के विरोध में ही जा रहा हूँ ना। कि सरकार ने जो वहां पर अधिकारी को चेंज किया, इतना अच्छा अधिकारी, और सभी को मालूम है, पूरे नागपुर वासियों को, मैं किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे बहुत आदरणीय है, जिनको त्यागमूर्ति सोनिया जी गांधी जिन्होंने उनकी तारीफ भी की है, जिन्होंने उनकी तारीफ भी की है, लेकिन अगर उनका अगर नाम अगर मैं लूंगा, वो मेरे आदरणीय है, मेरे पिता तुल्य है, वो मेरे आदरणीय है, मेरे पिता तुल्य है। तो इसलिए मैं आप ही को पूछता हूँ भी कि आप मुझे बताइए, आप सुनिए तो आपको मालूम है कि मुंडे जी को भगाया किसने, आप बताइए मुझे। आप मेरे भाई हो, आप सेल्फी ऑन करो, आप खुद का सेल्फी लो और आप बताओ मुंडे जी को किसने आता है। मेरे साथ आप मेरे भाई हो, आप पत्रकार नहीं हो, आप मेरे भाई हो। सरकार ने, लोगों ने तो नहीं बोला उनको जाओ। अरे भैया सुनो तो, लेकिन किसका प्रेशर था? प्रेशर किसका था? लोगों का प्रेशर। आप अखबार पहनते थे, अखबार पढ़ते थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आप अखबार पढ़ते थे, पूरे मीडियम सुनो तो। अरे मैं पूरे मीडियम्स पढ़ता हूँ ना। या सुनिए, वीडियोस नहीं, मेरे फेवरेट रहे हैं वो, सुनिए मेरी भी फेवरेट, ठीक है। लेकिन मुंडे जी कैसे आदमी थे? मुंडे जी कैसे आदमी थे? अच्छा, तो आप ये बताइए ना, देखो अगर अच्छे आदमी थे, नागपुर की जनता नहीं चाहती थी उनका तबादला, तो फिर सरकार ने उनको क्यों हटाया? अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ आपके सामने, अभी क्या पत्थर के ऊपर में सर पटकू। मैं वही तो बोल रहा कि आप जो है, मतलब लोगों की कोई काउंटिंग नहीं। जो लोग अभी 3-4-5 लोग जो पीछे लगे थे, जिनकी वजह से मुंडे जी यहाँ से जिनको बहुत ज्यादा प्रेशर करके जो है उनकी, यानी समझ लीजिए एक तरीके से जो महानगर पालिका का जो सेशन भी हुआ था सुरेश भट्ट सभागृह में, मैं वो लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये पैंडेमिक केस में वो 3-4-5 लोग जो उनके पीछे लगे थे, वो भी अभी पैंडेमिक में बहुत अच्छे तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, उनको सैल्यूट है। अच्छा, यानी जो भी लोग जिनके वजह से, आप समझिए बात को, क्योंकि उनका अगर नाम लूंगा तो अलग ही युद्ध शुरू हो जाएगा। केंद्र और राज्य के जो युद्ध था, फिर से हमारे नागपुर में एक अलग प्रकार का युद्ध शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं पर वो भी हमारे कामों की सराहना कर रहे हैं, हम भी वो उनके कामों की सराहना कर रहे हैं। और आने वाले कोविड के बाद में लोगों को समझ में ही आएगा। और मैं खुद उनके घरों के सामने जो लोग मुंडे जी को भगाने के लिए ये थे, मैं खुद, और आपके चैनल के माध्यम से, आप राज की बात के माध्यम से, मैं अपने मन की बात, मैं आत्मनिर्भर बनकर मैं अपने मन की बात आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये लोगों के घर के सामने जाके बैठ जाऊंगा कि वह अभी वापस लाओ, और आप बताओ कि क्यों आपने उनको वापस भेजा था। क्योंकि मुंडे जी को वापस भेजने के लिए जो थे दोषी, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, सभी को मालूम है कौन थे। आप मुझे बताइए, आपकी नाराजगी व्यापारियों से भी है? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। आप एक दुकान में घुस जाते हैं, वहाँ पर ये कहते हैं कि वो दुकान में कस्टमर्स थे, एक भी कस्टमर पाया नहीं जाता, पूरा वीडियो वायरल होता है, हर कोई देखता है जी। समाज सेवक के रूप से लोगों को इस बात का बहुत लोगों को खुशी है कि एक व्यक्ति तो है जो उनके उनके हित की बात करता है, उनके हित के लिए चलता है। पर आप एक ऐसी जगह घुसे जहाँ पे कस्टमर नहीं मिलता कोई, और फिर आप बोलते हैं कि यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जबकि एक कॉर्पोरेटर, आप उस एरिया के कॉर्पोरेटर भी नहीं। वो एरिया के कॉर्पोरेटर नहीं हूँ मैं। तो फिर आप उस जगह क्यों गए? जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि कोविड-19 के आपको निर्देशों के पालन आपको लगता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबको करना चाहिए। करना चाहिए। आपने एक मुझे चीज़ बताई कि आपने पूरा वीडियो देखा, आपने पूरा वीडियो देखा वो? जी, है ना जी। वो वीडियो में क्या दिखा आपको? वो वीडियो में ये दिखा कि किसी ने टी शर्ट लिया वहाँ से जी, और वो टी शर्ट आप दिखा रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि वहाँ से वो अच्छा दिन खरीदी हुई है। कितने मिनट का वीडियो था वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वीडियो था। नयन जी, 1.5 से 2 घंटे का। 1.5 से 2 घंटे का। तो मुझे एक चीज बताइए, 1.5 से 2 घंटा जो दुकान के जो खुद मालक है ना, उनका जो भी नाम होगा, मुझे तो नाम भी नहीं पता, वो आप वो दुकान में गए थे ना, तो वो आपने फोटो निकाली, फोटो भेजी, उसका टाइमिंग भी आपके पास में है, आपने मुझे भेजा व्हाट्सएप पर, दिखाओ 1 मिनट। तो मुझे एक चीज बताइए कि आपने पूरा वीडियो जब देखा तो उसमें बताइए जो दुकान के जो ओनर है, मैं दुकान का नाम ही नहीं लूंगा अभी, वो जो दुकान के ओनर है, वो दुकान के ओनर ने वो दरवाजा, जो शोरूम के अंदर का जो दरवाजा था, कितने समय तक खटखटाया? बहुत देर तक वो खटखटाते। कितने देर तक? तकरीबन वो 20-25 मिनट तो चला आराम से। तो कौन खटखटा रहा था? मालक खुद। मालक खुद, यानी अंदर क्या चल रहा होगा अब वो नहीं पता। नहीं, देखिए आपने जो सवाल पूछा, जो आपने कहा कि सुनिए तो, आपने जो सवाल पूछा, आपने आधा अधूरा सवाल पूछा ना, अच्छा, है ना, तो उसका मैं पूरा जवाब दीजिए। आंसर इन ब्रीफ में ना, एक्सप्लेन इन ब्रीफ ना करते हुए मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा का पूरा, है ना। ये देखिए, ये कौन है नहीं, और ये फोटो कब की है, ये देखिए, तारीख देखिए, डिटेल्स क्या है, 12/5/2021 2:07। कब की भेजे ये भैया? दिसंबर, है ना जी। कब की? 12/5 है भैया, 12/5 है, 5/12 नहीं है। 12/5 बोले तो 5 बोले तो मई, 12 बोले तो परसों, जी, है ना जी। तो ये मुझे एक चीज बताइए, आपने पूरा वीडियो देखा है ना,
वीडियो देखने के बाद में मैंने उसमें क्या कहा था कि मैंने सम्माननीय अशोक पाटिल जी को फोन किया, उनके यहाँ से मुझे सम्मानजनक उत्तर नहीं मिला। उसके बाद में गांधीबाग जोन में मैं खुद गया, वहां पर जाने के बाद में न्यूसन डिटेक्शन स्क्वाड जो है वो अधिकारी को मैंने बोला कि भैया साथ में चलो। उन्होंने कहा कि आधे घंटे के बाद में जाते, यानी उनको पता है कि नगर सेवक भैया साथ में है तो ये परिसर में वो मध्य नागपुर का चुनाव भी लड़ा है, कहीं ना कहीं पर हमको लेकर जाएगा। यानी आपने कहा नगर सेवक, मैंने कहा कि मध्य नागपुर से मैं चुनाव लड़ा हूँ, बराबर है। तो उसके बाद में वहां पर जाने के बाद में उनका ये कहना था कि आधे घंटे का समय के बाद जाते, उतना समय उनको मिल गया होता। उन्होंने वहां पर जिनसे भी उनकी साठगांठ है, जो भी लेवा देवा उनका अंदर टेबल जो चलता होगा है ना, वो उन्होंने पकड़ लिया है वो, तो इसलिए उनको इन्फॉर्म कर दिया होता। तो उनको चाहिए था टाइम, उनको बोल रहा गाड़ी तेज चलाओ, गाड़ी तेज चलाओ, गाड़ी चल रही 20 की स्पीड में, क्यों? तो वहां पर उनको और समय मिले। उसके बाद वहां पर जो गलियां है, वहां की गलियां हमको मालूम थी क्या? तो हमारा कोई साथी अगर जाता है, वो साथी को अगल बगल के 20-22 लोगों की कंप्लेंट अगर आती है कि भैया यहाँ पर जो है नागपुर में महामारी जिस प्रकार से फैली है, तरह यहाँ पर जो मची हुई है, और कोविड से हजारों लोगों की जो वहाँ पर मौत गई हुई है, हम लोग अपने बरामदे में भी नहीं आ सकते। क्यों? तो रोज सैकड़ों लोग जो है यहाँ पर दुकान में जो सीढ़ियाँ चढ़ते, लिफ्ट से यहाँ पर ऊपर जाते हैं, गाड़ियाँ लगाते हैं वहाँ पर चौक पर, वहाँ से पैदल आते हैं, है ना। तो उसके बाद में वहाँ पर खटखटाने के बाद में अगर समझ लीजिए वहाँ पर खुद मालिक 20 से 27 मिनट, 25.5 मिनट खुद दरवाजा खटखटा रहे थे। एनडीएस के अधिकारी वहां पर खड़े थे, आपने भी देखा वीडियो के माध्यम से, तो आप मुझे बताइए वहां पर क्या चल रहा होगा। उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया, आप वीडियो पूरा देखिए, आपने कहा कि 1-1.5 घंटे का वीडियो, आप पूरा वीडियो देखिए। उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया, हाँ ठीक है, इतने लोग होंगे, ऐसा। उसके बाद में ठीक है, क्या कार्रवाई, मैं कल से अनशन पे बढ़ जाऊंगा, कल से व्यापारी को ये बोल दूंगा। हर एक व्यापारी मेरा भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, हर एक व्यापारी। लेकिन किसी एक व्यापारी की वजह से अगर, और उन्होंने क्या कहा कि एक लिनिन का भी शॉप चालू रहता, वहां पर क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा कि आप इधर चालू रहता, वहां क्यों नहीं गए? उधर चालू रहता, वहां क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा आशीष एनेक्स चालू, उनके शब्द है वीडियो में, आप देखिए। और उसके बाद में 20 से 22 मिनट और एनडीएस के जो अधिकारी है उनको भैया बोल रहे, सर बोल रहे, किसको? वो एनडीएस वाले मिलिट्री में है, हमें फख्र है ये मिलिट्री वालों पर। लेकिन अगर ऐसे अगर अधिकारी समझ लो, अगर कोई व्यापारी को, किसी व्यापारी को अगर सर कहेंगे तो ये किस हद तक बराबर है? आप बताइए किस हद तक ये बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं पर वो एनडीएस वाले और महानगर पालिका जो है, महानगर पालिका की संगत मत से वो दुकान शुरू नहीं होगी। आप बताइए, बिल्कुल। और ये रोड है, ये रोड को दिखाइए आप पहले, रोड को, ये इनसे भी छोटा रोड है, ये तहसील पुलिस स्टेशन है, ये तहसील पुलिस स्टेशन की ये दीवार है ना। और ये यहाँ तक रोड है, आइए इधर, ये यहाँ तक रोड है और ये आलीशान है। देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर से लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर समझ लो इस प्रकार से अगर आरोप पुलिस स्टेशन भी अच्छा काम नहीं कर रहा। नहीं आप, अरे भैया देखिए ना, मेरे कहने का मतलब क्या है कि पुलिस वाले मुझे खुद कहते हैं कि भैया वो भी तो एरिया चालू है। भैया मेरी जिम्मेदारी है क्या कार्रवाई करने की? मेरी जिम्मेदारी है। लोगों ने जो एक बड़ा वीडियो था वो पूरा वीडियो ना भेजते हुए कुछ लोग रहते हैं, न्यूसेंस स्क्वाड जैसी, न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड भी एक है, और ऐसे कुछ भी लोग रहते हैं, है ना। हमारे पार्टी में बोलो कि कोई भी पार्टी में बोलो, है ना, कि नहीं यार बहुत अच्छा काम चालू है, इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ता है, इनका छोटा वो वीडियो में से फिर से वीडियो एडिट कर दो 30-40 सेकंड का और दिखा दो कि भैया ये देखो अपना विरोधी है। भैया जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी रहो, चाहे किसी जात का रहो, किसी भी धर्म का रहो, लेकिन जो गलत है वो गलत है। और ये गलत का साथ मैं कभी नहीं दूंगा। मेरी एक्टिवा है, एक्टिवा के साथ मैं एक्टिव रहूंगा बस। ये जो वैक्सीन